जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का अचीवो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में इन्वायरमेंट के का जो टॉपिक है क्लाइमेट चेंज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चन जो आप यहाँ पे क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं इन्वायरमेंट का, ये पीटी 365 से लिया गया है। और ये जो पीटी 365 है उसको हमने इसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में इसको एक्सप्लेन किया है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो टॉपिक्स हैं उनका एमसीक्यू के फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ में इसका करेक्ट जो हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपका दिया हुआ है। ये बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं ये यूपीएससी के ने वो जो पैटर्न है उस पे बेस्ड है। ठीक है, ये यूपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उस पे ये बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एज पर रिसेंट स्टडी में पता चला है हमारा कि फ्रॉम 20 से 22 तक ओजोन होल्स हैज स्मॉलर एंड थिकर ओवर अंटार्कटिका। जो ओजोन होल है, ठीक है, वो क्या हुआ है, छोटा हुआ है और क्या हुआ है, मोटा हुआ है ओवर द अंटार्कटिका। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि ह्यूमन मेड गैसेस, जो ह्यूमन मेड गैसेस हैं, मानव उत्सर्जित जो गैसेस हैं, दैट रीच ट्रोपोस्फेयर एंड रिपीटेडली ब्रेक अपार्ट ओजोन मॉलिक्यूल्स। और ओजोन मॉलिक्यूल्स क्या कहते हैं, जो ह्यूमन मेड गैसेस हैं, मानव द्वारा जो उत्सर्जित गैसेस हैं, वो ट्रोपोस्फेयर में जाती हैं और वहां पे ओजोन मॉलिक्यूल्स को क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं, ब्रेक करती हैं। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि पोलर वोर्टेक्स पोलर वोर्टेक्स आर स्ट्रेटोस्फेरिक विंड पैटर्न। क्या है, एक स्ट्रेटोस्फेरिक विंड पैटर्न है जहां पे क्या होता है कि जो हवा होती है लो प्रेशर और वेरी कोल्ड एयर वहां पे क्या करता है, ब्लो करता है। और एक होता कहाँ पे एक कंडीशन है, ये साउथ पोल के ठीक ऊपर है, जहां पर क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ पीएससी, मतलब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का वहां पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपके सामने। इन तीनों स्टेटमेंट्स में बताएं कि आपका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। कितने स्टेटमेंट्स हैं जो इसमें, इन तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं। ऑप्शंस आपके सामने 1 2 3, मतलब एक स्टेटमेंट, इन तीनों में से एक स्टेटमेंट सही है, इन तीनों में से दो स्टेटमेंट सही है, इन तीनों में से ऑल थ्री सही है, या इसमें से कोई भी सही नहीं है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है आपका ए। लेकिन इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, मतलब एक एक ही, इन तीनों में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, बाकी कौन से दो स्टेटमेंट्स हैं जो रॉन्ग है। ठीक है, ये चलिए बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे बात करें हम लोग कि जो रिसेंट स्टडी में पता चला है, 20 से 22 के बीच में जो रिसेंट स्टडी हुआ है, उसमें पता चला है कि जो ओजोन होल है वो अंटार्कटिका के ऊपर में क्या हो रहा है, बताइए, ग्रोन लार्जर, ग्रोन लार्जर, बड़ा हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्मॉलर नहीं है, क्या है, बड़ा हो रहा है। और थीकर नहीं है, यहाँ पे थीनर हो रहा है। क्या हो रहा है, थीनर, पतला हो रहा है, थीनर। क्लियर है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, ये रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे कि जो ह्यूमन मेड गैसेस जो होती हैं वो कहाँ पे जाती हैं, बेसिकली जो ओजोन लेयर कहाँ पे पाया जाता है, किस स्फेयर में, तो ये आपका कौन सा, ट्रोपोस्फेयर ना होकर के यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो आपका ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ, रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। क्लियर है। बात करें हम लोग यहाँ पे ओजोन लेयर के बारे में बात करें, ओजोन लेयर के बारे में बात करें यदि, तो ओजोन लेयर बेसिकली क्या होता है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर, सप्ताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होता है, एक थिन सील्ड ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, गैसेस का एक पतला सा लेयर है, थिन सील्ड ऑफ गैस, सील्ड ऑफ गैस होता है। और बेसिकली ये करता क्या है,
तो ये जो हमारे अल्ट्रा वायलेट रे हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स क्या, सन के अल्ट्रा वायलेट रे को क्या एब्जॉर्ब करता है, सन्स अल्ट्रा वायलेट रे। क्लियर है। बात करें कि जो हमारे होल्स की बात करें, ओजोन होल की बात करें, ओजोन होल की बात करें यदि, तो ये क्या करता है बेसिकली कि ये इसके जो हमारे अंटार्कटिका, अंटार्कटिक एंड आर्कटिक, आर्कटिक के ऊपर ये क्या हो रहा है, वहां पे होल्स बन रहे हैं। और इसके बात करें कि जो ओजोन लेयर है उसका डिनोटेड एरिया की बात करें या फिर एवरेज थिकनेस की बात करें, ओजोन लेयर की जो ओजोन लेयर है उसका एवरेज थिकनेस की बात करें यदि हम, तो एवरेज थिकनेस कितना होता है, एवरेज थिकनेस है इसका 300 डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन यूनिट्स। ठीक है। और इसके डिनोटेड एरिया की बात करें तो ये जो डिनोटेड एरिया होता है अप्रोक्स 220 डॉप्सन यूनिट होता है। ठीक है। यदि बात करें कि जो ओजोन होल्स होता है क्यों होता है, तो जो ह्यूमन मेड गैसेस हैं, ह्यूमन मेड गैसेस, ह्यूमन मेड गैसेस हैं वो कहाँ पे जाती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में जाती हैं गैसेस, वो कहाँ पे जाती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में जाती हैं। ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर के वहां पे जो ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या कर देती हैं, ब्रेक कर देते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, वो ब्रेक करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को जो कहा जाता है वो कैटालिटिक साइकिल कहा जाता है, क्या जाता है, कैटालिटिक, कैटालिटिक साइकिल कहा जाता है। क्लियर है। और बेसिकली होता क्या है इसमें कि इसके लिए जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस होते हैं, क्या, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, इसको ओडीएस भी कहा जाता है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस होते हैं जो ओजोन लेयर्स को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। इसमें से एग्जांपल की बात करें तो कौन कौन सा हो सकता है, पीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, एच, सीएफसी, हैलोएंस, और मिथाइल ब्रोमाइड, और मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है। तो ये ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स होते हैं। ठीक है। चलिए एक डिटेल्स देख लेते हैं जो पीटी 365 से लिया गया है। तो ओजोन होल के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि रिसेंट स्टडी में हुआ, यही स्टेटमेंट हमने लिया था क्वेश्चन में, कि रिसेंट स्टडी में पाया गया कि 20 से 22 के बीच में जो ओजोन होल होल है उसका क्या हो रहा है, लार्जर और थिनर ओवर हो रहा है, कहाँ पे, अंटार्कटिका के ऊपर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। फिर ओजोन लेयर की बात करें तो थिन सील ऑफ गैसेस होता है अर्थ एटमॉस्फेयर का, एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रे को। अप्रोक्स 90% जो ओजोन होता है कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ठीक है। एवरेज थिकनेस की बात करें तो 300 डॉप्सन यूनिट्स होता है। ह्यूमन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के बारे में बात करें यहाँ पे तो ह्यूमन मेड गैसेस होते हैं। मेजर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की बात करें तो क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, सीएफसी हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, हैलोजेंस हो गया। ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये सरफेस हो गया। तो 0 से 10 किलोमीटर तक का जो लेयर होता है ट्रोपोस्फेयर होता है, और 10 to 50 किलोमीटर का जो एरिया होता है ये स्ट्रेटोस्फेयर होता है। क्लियर है। ठीक। पोटेंशियल ड्राइव्स ऑफ ओजोन होल्स ओवर अंटार्कटिका की बात करें तो चेंजेस इन आर्कटिक पोलर वोर्टेक्स, पोलर वोर्टेक्स आर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेरिक विंड पैटर्न होता है, एक स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया था। ठीक है। जो क्या करता है, वास्ट स्विरल एंड लो प्रेशर एंड वेरी कोल्ड एयर होता है, जो मोस्टली कहाँ पे, साउथ पोल्स पे पाया जाता है। और ये फॉर्मेशन क्या करता है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, पीएससी का फॉर्मेशन करता है। जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं उसको और किस नाम से जाना जाता है, मदर ऑफ पर्ल,
या फिर नाइट्रियस क्लाउड के रूप में जाना जाता है, जो बेसिकली -78 डिग्री सेल्सियस पे फॉर्मेशन होता है। और बेसिकली करता क्या है, इसका काम क्या है कि जो लॉन्ग वेव्स रेडिएशन उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब या ट्रैप कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपके 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें से आपको पता करना है कि करेक्ट कौन सा है। मतलब ये तीनों में से कितने करेक्ट सेंटेंस हैं। फर्स्ट दिया है कि इंडिया सरपास्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो टारगेट था उसको सरपास कर दिया। ये रिपोर्ट किसके द्वारा कहा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड वर्ल्ड बैंक। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेट तो एक करेक्ट है कि रॉन्ग है, आपको बताना है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान आईसीएपी का एम है एट रिड्यूस कूलिंग डिमांड, रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन, एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना और एडॉप्टिंग बेटर टेक्नोलॉजी ऑप्शंस बाय 2047। मतलब 2047 तक इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान बनाया गया, जिसमें रखा गया है कि कूलिंग जो डिमांड्स उसको घटाना है, रेफ्रिजरेंट का ट्रांजिशन करना है, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना है और बेटर टेक्नोलॉजी को हमें क्या करना है, अडॉप्ट करना है। तो 2047 तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या रॉन्ग है, आपको बताना है। थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है कि किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन 2016 में अडॉप्ट किया गया था, जबकि फोर्स कब से लागू हुआ, ये 2019 से लागू हुआ। टू फेज आउट प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट है। तो ये आपको बताना है कि जो 3 स्टेटमेंट्स हैं, इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन सा है, कितने हैं। फर्स्ट एक स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट सही है, 3 सही है, या इसमें से कोई भी सही नहीं है। बताइए करेक्ट कितने स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पे। आंसर है आपका सिर्फ एक स्टेटमेंट आपका करेक्ट। ठीक है, सिर्फ एक स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। लेकिन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। यदि एक 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 करके सारे स्टेटमेंट्स को देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडिया सरपास्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट से रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। और दूसरा किसके द्वारा, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यूएनडीपी। क्या होगा यहाँ पे, यूएनडीपी होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट क्या प्रोग्राम। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान एम्स एट रिड्यूसिंग कूलिंग डिमांड्स, रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन, enhance एनर्जी एफिशिएंसी, adopting better टेक्नोलॉजी बाय 2047। तो यहाँ पे 2047 नहीं है, यहाँ पे आंसर है आपका क्या, 2037, 38। क्लियर है। तो क्या हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया और थर्ड स्टेटमेंट आपका इसमें क्या है, सही है। ठीक है, तो सिर्फ कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, सिर्फ एक ही आपके स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर है यहाँ पे। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। इट इज 365 से। यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यहाँ पे कि इंडिया सरपास्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट। ठीक है, कि इंडिया सरपास्ड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट। किस रिपोर्ट में कहा गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा ये कहा गया कि इंडिया ने क्या क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो टारगेट है उसको क्या कर दिया, सरपास कर दिया, कवर कर दिया। बात करें यहाँ पे कि क्या था कि जो 35.5% कार्बन हाइड्रो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को फेज आउट गोल था, जिसका इसने क्या किया 44% तक
रिडक्शन अचीव फ्रॉम द 2020 बेस लाइन। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो जो इम्प्लीमेंट हुआ था कि किसके अंडर में, वियना कन्वेंशन के अंडर में, और ये अडॉप्ट कब हुआ था, 1985 में। ठीक है। और इसका बेसिकली क्या था कि एलिमिनेट क्या करना, ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस है ओडीएस, उसको क्या करेंगे, डिप्लीट करने के लिए किया गया था। ठीक है। वर्ल्ड ओजोन डे की बात करें हम लोग तो वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अडॉप्ट हुआ था कब, 2016 में, लेकिन लागू कब हुआ था, 2019 में। बेसिकली इसका क्या क्यों किया गया था, क्योंकि जो फ्लोरोकार्बन्स हैं, उसको क्या करना है, उसका प्रोडक्शन और कंजप्शन को क्या करना है, कम करना था, रिड्यूस करना था। ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपके यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए, इसमें से आपको करेक्ट बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, द स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर, द स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर 2023, इसमें कहा गया है कि 2 डिग्री इज टू हाई, रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय, ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो रिपोर्ट रिलीज किया गया इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, आईसीसीआई के द्वारा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि आईसीसीआई प्रोग्राम्स टारगेट द क्लाइमेट डायनेमिक्स ऑफ अ क्रायोस्फीयर, focuses on global implication of cryosphere warming, क्रायोस्फीयर वार्मिंग के जो ग्लोबल इम्प्लीकेशन उस पर फोकस करता है। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया, हिमालय एक्सपेक्टेड टू लूज 50% ऑफ टूडेज आइस इफ, हिमालय अपना 50% जो आइस है वो क्या करेगा, मतलब पिघल जाएगा, इफ यदि ग्लोबल टेम्परेचर हमारा कितना बढ़ जाए, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं, तो बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो यहाँ पे आपके तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, और थर्ड भी करेक्ट है। बात करें यहाँ पे कि क्रायोस्फीयर बेसिकली होता है क्या है, तो क्रायोस्फीयर एक फ्रोजन पार्ट होता है, फ्रोजन पार्ट ऑफ क्या, प्लेनेट, फ्रोजन पार्ट होता है प्लेनेट का। जो ये रिपोर्ट्स है, 2 डिग्री टू हाई रिपोर्ट वर रिलीज बाय द इंटरनेशनल क्या क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के द्वारा किया गया। ये आईसीसीआई के बारे में बात करें तो नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट एंड रिसर्चर्स का है, जो बेसिकली किसके साथ काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं। किस लिए काम करते हैं, टू प्रिजर्व अर्थ क्रायोस्फीयर, अर्थ के क्रायोस्फीयर को क्या करने के लिए, बचाने के लिए करते हैं। इनके टारगेट्स के बारे में बात करें तो क्लाइमेट डायनामिक्स ऑफ क्रायोस्फीयर, फोकस क्या है, तो इसका फोकस है ग्लोबल इम्प्लीकेशन ऑफ क्रायोस्फीयर का, क्रायोस्फीयर वार्मिंग। बात करें यहाँ पे कि हिमालय एक्सपेक्टेड टू लूज 50% ऑफ टूडेज आइस अपना, इफ ग्लोबल टेम्परेचर कितना बढ़ जाए, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है। बात करें कि क्रायोस्फीयर जो हमारे ग्लोबल क्लाइमेट में क्या रोल है, क्रायोस्फीयर क्या, तो बेसिकली क्या करता है, रेगुलेट करता है किस किस चीज को, अर्थ को, टेम्परेचर को, ड्यू टू कैसे, हाई एल्बिडो। एल्बिडो को क्या कहते हैं, एल्बिडो होता है क्या, तो एल्बिडो एक क्या करता है कि जो बेसिकली जो लाइट्स हैं उसके फ्रैक्शन सरफेस से उसको क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सेकेंड उसके बात करें यहाँ पे तो ये क्या करता है, कार्बन को स्टोर करता है किसके रूप में, परमाफ्रोस्ट हैज टू ट्रैप टन्स ऑफ कार्बन इनसाइड इट्स सॉइल। वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें तो 80% तो वर्ल्ड फ्रेश वाटर के कहाँ पर है, ऑन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर और आइस शीट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि एक्सीलरेटेड आइस मेल्ट वाज नोटिस्ड इन ईस्ट अंटार्कटिका थ्रू द वेरियस स्टडीज एंड कंप्यूटर सिमुलेशन। अभी काफी नोटिस में हुआ है कि जो ईस्ट अंटार्कटिका में जो आइस है काफी तेजी से क्या हो रहा है, मेल्ट कर रहा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है कि ओशियन ड्रिवन मेल्टिंग ऑफ फ्लोटिंग आइस देम सेल्व्स इन एमंडसेन सी इज द मेन प्रोसेस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग ऑफ सी लेवल राइज। मतलब कि एमंडसेन सी में का जो वहाँ पे आइस है वो काफी क्या हो रहा है, तेजी से पिघल रहा है, इसलिए सी लेवल क्या हो रहा है, मतलब उसका काफी कंट्रीब्यूशन है सी लेवल को बढ़ने में। तीसरा है कि इंडियन आर्कटिक जो प्रोग्राम है
वो बिगिन हुआ था, शुरू कब हुआ था? 1981 में। और उसके अंदर इंडिया ने 3 रिसर्च बेस स्टेशन बनाए हैं अंटार्कटिका में, जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, जो 1983 में सेटअप हुआ था, मैत्री 1988 में, और भारती 2012 में। तो इसमें पूछ रहा है कि जो 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से करेक्ट कौन सा है? बताइए, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो आंसर है आपका 2। लेकिन वो दो कौन कौन से स्टेटमेंट है जो आपके करेक्ट हैं, ये हमें देखना है यहाँ पे। बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है आपका, देखते हैं एक एक करके। स्लेटेड आइस मेल्ट वाज नोटिस्ड इन ईस्ट अंटार्कटिका। ये ईस्ट नहीं होकर के कहाँ पे है? बताइए। आपका वेस्ट अंटार्कटिक, वेस्ट वेस्ट अंटार्कटिका। क्लियर है? इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ठीक है, बाकी 2 स्टेटमेंट आपके क्या हैं? सही। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो बात करें यहाँ पे कि न्यूज में था कि स्लेटेड आइस मेल्ट वाज नोटिस्ड इन वेस्ट अंटार्कटिका थ्रू वेरियस स्टडीज एंड कंप्यूटर सिमुलेशन। ये फर्स्ट है। वेस्ट अंटार्कटिका जो आइस शीट है, यदि कंप्लीटली वो लॉस्ट हो जाता है तो क्या करेगा? सी लेवल, हमारा जो समुद्री जो लेवल है, वो कितना बढ़ जाएगा? 5 मीटर तक बढ़ सकता है। ठीक है। Ocean driven of melting of floating ice in Amundsen Sea is the main process of contributing to sea level rise। और ये अमंडसेन सी है कहाँ पे? तो बेसिकली वेस्ट अंटार्कटिका के कोस्ट में है। आप यहाँ पे देख लो, वेस्ट अंटार्कटिका है, इसके कोस्ट में अमंडसेन सी यहाँ पे है। ठीक है, चलिए बात करें यहाँ पे कि इंडिया के रेस्पेक्ट बात करें तो इंडिया अंटार्कटिक जो प्रोग्राम है 1981 में क्या हुआ था, शुरू हुआ था, जिसके थ्रू उन्होंने बेस स्टेशन बनाया अंटार्कटिका में, जिसका नेम क्या है? दक्षिण गंगोत्री 83 में, मैत्री 1988 में, और भारती, जिसमें से मैत्री और भारती हैं तो अभी क्या है? ऑपरेशनल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से यहाँ भी 3 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, इसमें से बताना है कि करेक्ट कितने स्टेटमेंट है आपके सामने। फर्स्ट क्या है कि यूएनडीपी स्टडी हाईलाइटेड दैट आर्कटिक has warmed twice as much of world average। तो यूएनडीपी के स्टडी में पाया गया है कि जो आर्कटिक है वो क्या हो रहा है? दोगुना गर्म हो रहा है एज वर्ल्ड एवरेज। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है या रॉन्ग है, ये आपको बताना है। सेकंड स्टेटमेंट दिया है कि पोलर एम्प्लीफिकेशन इज मच स्ट्रॉन्गर, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कहाँ पे? अंटार्कटिका में, देन आर्कटिक की अपेक्षा अंटार्कटिक में ज्यादा है। जहाँ पे क्या होता है कि ओशियन कवर्ड बाय सी आइस, जहाँ पे क्या होता है? ओशियन क्या है? सी आइस से ज्यादा कवर्ड है। जबकि अंटार्कटिका इज एन एलिवेटेड कंटिनेंट विद अ परमानेंट आइस एंड स्नो। ठीक है, ये आपको करना है। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो समर आर्कटिक जो सी है, आइस एक्सटेंट श्रिंकन बाय 15.6% एज पर डिकेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ अ ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में करेक्ट कितने हैं। करेक्ट है आपके, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, मतलब तीनों के तीनों रॉन्ग है। रॉन्ग क्या क्या है वो देखते हैं अभी। तो बात करें यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? बताइए। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे कि यूएनडीपी स्टडी हाईलाइटेड दैट आर्कटिक हैज वार्म्ड ट्वाइस एज मच ऑफ अ वर्ल्ड क्या हेरिटेज। ठीक है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी नहीं होगा आंसर, यहाँ पे क्या होगा? WMO, मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे WMO ने स्टडी हाईलाइट किया कि जो आर्कटिक है वो क्या हो रहा है? दोगुना गर्म हो रहा है एज मच एज वर्ल्ड एवरेज। सेकेंड है यहाँ पे कि पोलर एम्प्लीफिकेशन इज मच स्ट्रॉन्गर इन आर्कटिक। यहाँ पे अंटार्कटिक नहीं होगा, आर्कटिक होगा, आर्कटिक, देन इन अंटार्कटिक, यहाँ पे अंटार्कटिक। ठीक है, ये क्लियर है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे कि समर आर्कटिक जो आइस एक्सटेंट है वो श्रिंक हो रहा है, कितने, किसके द्वारा? बाई
15.6%। तो यहाँ पे 15.6% ना होकर के कितना है बताइए, आंसर क्या होगा यहाँ पे 12.6%। कितना 12.6% से क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है, जो क्या हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग का एक्सप्लेनेशन आपके सामने है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू में स्टडी हाईलाइट दैट आर्कटिक हैज वार्म ट्वाइस एज मच ऑफ अ वर्ल्ड एवरेज। ठीक है, रीजन ऑफ अ फास्टर वार्मिंग क्या है कि पोलर एम्प्लीफिकेशन इज मच स्ट्रॉन्गर इन आर्कटिक देन इन अंटार्कटिक। क्लियर है यहाँ पे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग, यहाँ भी 3 स्टेटमेंट दिए हुए, इसमें से बताना है कि करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। ठीक है, तो 28th COP 28 of the United Nations UNFCCC was held in Dubai। जो 28वां COP 28 हुआ है वो कहाँ पे, दुबई यूएई में हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि मीटिंग रिव्यू ऑफ द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी सबमिटेड बाय मेंबर कंट्रीज अंडर किसके पेरिस एग्रीमेंट 2015। अजरबैजान और अफ्रीका टू होस्ट COP 29 और COP 30। ठीक है, तो इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं बताइए। इसमें सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट आपके क्या हैं करेक्ट, लेकिन कौन कौन से करेक्ट हैं कौन सा रॉन्ग है, तो आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, लेकिन थर्ड रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है बताइए, रॉन्ग होगा तो कुछ रीजन होगा। तो यहाँ अफ्रीका ना होकर के क्या है, आंसर क्या है ब्राजील। अफ्रीका ना होकर के क्या आंसर है यहाँ पे, ब्राजील। तो COP 29 जो होगा कहाँ पे, अजरबैजान में, और COP 30 कहाँ पे होगा, ब्राजील में होस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यूएनएफसीसी UNFCCC Secretariat has released nationally determined contribution NDC synthesis report under Paris Agreement। A first statement है। India first NDC published in 2017 and updated in August 2020। ठीक है, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे हम लोग कि इंडिया कमिटेड 5 climate action as Panchmitra in the COP 26 held at Glasgow। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बताइए कितने स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगे, एक दो और तीनों। आंसर है आपका दो, आंसर क्या है दो। लेकिन कौन से दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं और कौन सा एक रॉन्ग है, ये हमें बताना है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। सेकंड रॉन्ग है, रॉन्ग क्यों है कि इंडिया ने फर्स्ट एनडीसी जो पब्लिश किया था कब किया था, 2017 में ना होकर के क्या है 2015 में पब्लिश हुआ था। क्लियर है यहाँ पे। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। UNFCCC secretary has released NDC synthesis report under the Paris Agreement। ठीक है, बात करें यहाँ पे कि implemented and latest NDC will increase emission by approximately 8.8% by 2030। ठीक है, as relative to the 2010 levels। क्लियर है। फर्स्ट एनडीसी पब्लिश इंडिया की बात करें तो फर्स्ट एनडीसी को पब्लिश हुआ था 2015 में और अपडेट कब हुआ था, अगस्त 2022 में। इंडिया ने कमिट किया 5 क्लाइमेट एक्शंस एज क्या पंचमित्र कब कहाँ पे, COP 26 एट कहाँ पे, ग्लास ग्लासगो में। रिच 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। मीट 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ कब तक, 2030 तक। क्लियर है। और नेट जीरो इमिशन को के टारगेट को अचीव करना है कब तक, 2070 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएन कमेटी ऑन राइट्स ऑफ अ चाइल्ड सीआरसी इशूड द गाइडेंस ऑन चिल्ड्रन राइट एंड एनवायरमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे यूएन सीआरसी adopted in 1989 outlines children rights including life, health,
ड्रिंकिंग वाटर एंड सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट रेटिफाइड बाय 196 स्टेट्स पार्टी इंक्लूडिंग इंडिया। इसमें बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो यहाँ पे आपके ऑल 3 स्टेटमेंट्स क्या हैं यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे आपके जो नोट्स हैं आपके यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट announces reforms in carbon credits trading scheme CCTS in 2023। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने अनाउंस किया है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 में। इसके लिए क्या एक नेशनल स्टेयरिंग कमेटी का गठन किया गया है एक्वा इंडिया कार्बन मार्केट गवर्निंग बोर्ड हेडेड बाय पावर एंड एनवायरमेंट सेक्रेटरीज के द्वारा टू गवर्न एंड ओवरसी द फंक्शन ऑफ इंडियन कार्बन मार्केट को क्या करने के को देखने के लिए। बात करें बीई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वुड बी एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द कार्बन मार्केट का एडमिनिस्ट्रेटर होगा एंड सेट टारगेट्स फॉर रिडक्शन इन इमिशन के उसका इमिशन को कैसे कैसे कम किया जाए। इशू कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स इशू करेगा और कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसी को क्या करेगा एक्रेडिट करेगा। इसमें से कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं ये बताने हैं हमें। बताइए कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो यहाँ पर आपके 2 स्टेटमेंट्स क्या हैं करेक्ट, सेकेंड और थर्ड करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है बताइए। क्योंकि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ना होकर के यहाँ पे क्या है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अनाउंस किया है कार्बन ट्रेडिंग स्कीम लॉन्च किया है 2023 में। क्लियर है। चल यहाँ पे देखते हैं कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के बारे में देखते हैं यहाँ पे कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर अनाउंसेस रिफॉर्म इन कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लॉन्च इन 2023। और बेसिकली है क्या है, तो ये बेसिकली क्या है कि सेटअप अ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मार्केट सेटअप किया गया। फर्स्ट अनाउंस एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 और अमेंडेड किया गया था बाई बिल 2022 का। सीसी और क्या कहते हैं सेटअप नेशनल स्टीयरिंग कमेटी आपका इंडियन कार्बन मार्केट रेगुलेटर गवर्निंग बोर्ड, ठीक है, जो किसके द्वारा हेड किया जाता है हेड बाय पावर एनवायरमेंट सेक्रेटरी के द्वारा टू गवर्न द फंक्शन ऑफ द इंडियन कार्बन मार्केट। बी का करेंगे तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वुड बी द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कार्बन मार्केट का एडमिनिस्ट्रेटर होगा और ये क्या करेगा टारगेट सेट करेगा किसके लिए जो इमिशन को रिड्यूस करने में कार्बन क्रेडिट को कार्बन सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए और जो कार्बन वेरिफिकेशन है उसको एजेंसी जो उसको क्या क्या एक्रीडिट करने के लिए। क्लियर है यहाँ पे। अच्छा बात करें कि बीएड और क्या डेवलप करता है स्टैंडर्ड्स एंड रजिस्टर फॉर द प्रोजेक्ट अंडर एन ऑफसेट ऑफ अ मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे मेरी लाइफ ऐप was launched by MOHFW ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है it empowers the youngsters and encourage their participation in tackling climate change through simple action in daily life, ठीक है। यंगस्टर्स को क्या करेगा मोटिवेट करेगा एम्पावर करेगा और इनकरेज करेगा क्लाइमेट चेंज को क्या टैकल करने के लिए। इट प्रोवाइड्स पार्टिसिपेटिव एक्सपीरियंस इन सीरीज ऑफ लाइफ रिलेटेड टास्क अंडर 5 themes। 5 themes कौन कौन सेव एनर्जी सेव वाटर रिड्यूस सिंगल यूज प्लास्टिक adopt सस्टेनेबल फूड सिस्टम और adopt हेल्दी लाइफ स्टाइल। इसमें बताइए कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो यहाँ पर आपके स्टेटमेंट्स 2 करेक्ट हैं। तो रॉन्ग कौन सा है, रॉन्ग भी तो कोई एक होगा तब 2 करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे रॉन्ग आपका है बताइए। रॉन्ग आपका फर्स्ट है, ये दोनों करेक्ट। फर्स्ट क्यों रॉन्ग है कि मेरी लाइफ जो ऐप है वो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लियर है।
बाकी डिटेल्स यहाँ पे आपके मेरी लाइफ है वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका जो बेसिकली एम क्या है, एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स और इंकरेज देयर पार्टिसिपेशन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज थ्रू अ सिंपल एक्शन। और ये क्या होता है, पार्टिसिपेटिव एक्सपीरियंस लाइफ रिलेटेड टास्क। और किसके 5 थीम्स का है, जैसे कि सेव एनर्जी, सेव वाटर, रिड्यूस सिंगल प्लास्टिक, एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम और एडॉप्ट हेल्दी लाइफ। क्लियर है यहाँ पे? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी ने लॉन्च किया है पायलट प्रोजेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस और टेस्टिंग, ईआरएस बेसिकली है क्या कि आउटसोर्सिंग और डिफेक्टिंग डैमेज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को जो इंडियन रिपेयर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, ठीक है। और एक क्या करेगा, रिपेयर करेगा फॉरबिसमेंट एंड कैलिब्रेशन टू द अचीवमेंट ऑप्टिमल हॉस्टिलिटी। इसके लिए क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक कमेटी सेट किया ऑन द राइट्स टू द रिपेयर ऑफ एम्फेसिस ऑन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट थ्रू सस्टेनेबल कंजप्शन। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? तो ऑल थ्री यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च पायलट प्रोजेक्ट ऑन ईआर, ठीक है। द इनिशिएटिव्स का एम क्या है, टू मेक इंडिया द रिपेयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इसका एम है। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया एम्स टू यूटिलाइज ग्रीन एनर्जी। इंडिया का एम है कि ग्रीन एनर्जी को क्या यूटिलाइज करना है, टू हेल्प इंडस्ट्री डील विद द ईयू कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, सीबैम के द्वारा। अंडर दिस इम्पोर्टर मस्ट परचेज कार्बन सर्टिफिकेट्स। इसमें क्या है, जो इम्पोर्टर होंगे कार्बन सर्टिफिकेट्स उनको खरीदना इक्विवेलेंट, मतलब मस्ट होगा, जो इक्विवेलेंट होगा, किसके इक्विवेलेंट होगा, टू द यू कार्बन प्राइसिंग रूल्स। इट इज लाइक ए नॉन टैरिफ बैरियर फॉर इंडियन क्या इंपोर्ट्स। यहाँ पे आपको बताना है कि तीनों स्टेटमेंट में करेक्ट कौन सा है। सॉरी, मतलब करेक्ट कितने हैं स्टेटमेंट्स हैं, और एक मतलब कितने रॉन्ग हैं, बताइए। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कि यहाँ पे इट इज लाइक ए नॉन टैरिफ बैरियर फॉर इंडियंस क्या, इंपोर्टर्स, इंपोर्ट्स नहीं, एक्सपोर्ट, एक्स। क्लियर है? बताइए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डिटेल्स है आपका इंडिया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में। इंडिया एम्स टू यूटिलाइज ग्रीन एनर्जी टू हेल्प इंडस्ट्री डील विद द ईयू कैम, ठीक है। और एक क्या किया गया कि रिपोर्टिंग ऑन स्टार्ट फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2023, और डेजिग्नेटेड टू द कंपैटिबल विद द डब्ल्यूटीओ रूल्स। एक क्या होता है, इट इज ए नॉन टैरिफ बैरियर फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका नेचुरल स्वैप से रिलेटेड है। गैबन एक ऐसा कंट्री है जो अफ्रीका का लार्जेस्ट डेट फॉर नेचुरल स्वैप वैल्यूड ऑफ 500 क्या डॉलर मिलियन, मिलियन डॉलर पे इसने अनाउंस किया है। वर्ल्ड फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डेट स्वैप टू कंजर्व ओशियंस साइन बाय इक्वाडोर के द्वारा किया गया बाई इन 2023 में। इंडिया इज नॉट इन्वॉल्व इन सच डेट फॉर नेचुरल स्वैप से रिलेटेड कोई सी भी मतलब नेचुरल स्वैप से रिलेटेड कोई भी अपना डेट के लिए इसने इंडिया में इन्वॉल्व नहीं रहा है अभी तक। तो तीन तीन स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए हुए बताना है, इसमें से करेक्ट कौन सा है? बताइए। यहाँ पर ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों करेक्ट। डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप की बात करें तो गैबन ने अनाउंस किया है, जो अफ्रीका का लार्जेस्ट डेट है फॉर नेचुरल स्वैप वैल्यू डॉलर 500 मिलियन डॉलर के लिए, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो डेट होता है उसका पेमेंट लोकल करेंसी में किया जाता है फॉर क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फर्स्ट यूज 1980 में लैटिन अमेरिका द्वारा किया जाता है, और वर्ल्ड का फर्स्ट और लार्जेस्ट डेट स्वैप टू किस लिए किया था, ओशन को कंजर्व करने के लिए, और साइन किया गया था इक्वाडोर के द्वारा इन 2023। और इसमें इंडिया ने अभी तक कोई इस तरह का नेचुरल स्वैप डेट में इन्वॉल्व नहीं रहा है। अदर देश हैं जो ब्राजील, मेडागास्कर, फिलीपींस है, सब में क्या इन्वॉल्व रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, UNDP has adopted a strategy on a reduction of greenhouse gases emission from the ship. ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड है कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैज रिलीज्ड हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन 2023 इसने रिलीज किया है। तीसरा स्टेटमेंट है, इंडिया हैज बीन सेलेक्टेड एज द फर्स्ट कंट्री अंडर IMO ग्रीन वॉयस 2070 प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया को सेलेक्ट किया गया। तो बताना है कि इसमें से कौन सा क्या है स्टेटमेंट सही है, बताइए। तो यहाँ पर आपकी सिर्फ एक स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, लेकिन करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है ये हमें पता करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें कि UNDP हैज अडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑन रिडक्शन। UNDP ने अडॉप्ट किया है कि ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करना है, सिर्फ से क्या करना है, कम करना है, घटाना है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे UNDP नहीं होगा, UNDP के नहीं होते, यहाँ पे आंसर क्या होगा, IMO। क्या क्या है, IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट है, बट जो थर्ड स्टेटमेंट है आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, IMO ग्रीन ओएस, ये यहाँ पे 2070 ना होकर के क्या होगा बताइए, 2050 सिलेक्ट के लिए इंडिया को क्या सिलेक्ट। रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन फ्रॉम शिप की बात करें तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO ने अडॉप्ट किया स्ट्रेटेजी ऑन रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन फ्रॉम द शिप। और इसके स्ट्रेटेजी की बात करें तो अडॉप्टेड बाय द मैरीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमिटी एन इम्पोर्टेंट कमिटी ऑफ IMO की है। क्लियर है? ठीक है, और क्या बात करें तो रिडक्शन ऑफ इमिशंस, reduce carbon dioxide emission by at least 40% by 2030 as compared to the 2008। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटर ने हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन 2023 रिलीज किया। इंडिया को सिलेक्ट किया गया फर्स्ट कंट्री अंडर IMO ग्रीन 2050 प्रोजेक्ट के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी साइन एक MOU साइन किया टू कोलैबोरेट on climate research during a workshop on a national framework for a climate service NFCS in India। बेसिकली इसकी बात क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इसका एम है स्ट्रेंथनिंग द प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी डिलीवरी एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंस बेस्ड क्लाइमेट मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्शन सर्विसेज का क्या करना है, प्रोवाइड करना है। GFCS लॉन्च्ड वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन 2009 एंड कोऑर्डिनेटेड बाय, किसके द्वारा कोऑर्डिनेटेड, WMO। तो इस पे पूछा कि तीनों स्टेटमेंट्स का करेक्ट कौन सा है, तो ऑल यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स क्या है आपके करेक्ट है। ठीक है, ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन है। इंडिया इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी साइन ने MOU साइन किया है किसके लिए, ऑन क्लाइमेट रिसर्च ड्यूरिंग वर्कशॉप इन इंडिया। NFCS इंडिया प्रपोज्ड अंडर ग्लोबल क्या फ्रेमवर्क क्लाइमेट सर्विस। Since 2009, स्विट्जरलैंड, चाइना, जर्मनी और UK has also launched NFC। इसका एम क्या है कि स्ट्रेंथनिंग द प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी डिलीवरी एप्लीकेशन साइंस बेस्ड क्लाइमेट मॉनिटरिंग प्रेडिक्शन सर्विसेज। ठीक है, नोडल एजेंसी की बात करें तो IMD इसका नोडल एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UNEP is an international environment authority engaged in establishing global environment agenda और promoting the efficient implementation of the sustainable development program। ठीक है, तो UNEP इंटरनेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है जो बेसिकली क्या करता है, इन्वायरमेंटल एजेंडा को क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है और प्रमोट करता है कि एफिशिएंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम को क्या करता है, प्रमोट करता है। सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC होस्टेड ज्वाइंटली बाय UNEP और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय, किसके द्वारा सपोर्ट किया जाए, WMO के द्वारा, हैज बीन डेवलप्ड फॉर द असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड। ये तीन स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, इसमें से बताना है कि करेक्ट कौन सा है।
ठीक है, बताइए। आंसर क्या होगा? कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है? तो यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन वो स्टेटमेंट है कौन सा जो करेक्ट है? हम्म, बताइए। तो यहाँ पे बात करें तो यूएनएपी ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका? करेक्ट है। सॉरी, यहाँ पे ये पूछ रहा है ना कि नॉट करेक्टेड, करेक्टेड नहीं पूछ रहा है, इसमें से नॉट करेक्टेड कौन सा है? ये तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से नॉट करेक्टेड कौन सा है? मतलब कि दो स्टेटमेंट करेक्ट है, एक नॉट करेक्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड आपके क्या है? करेक्ट है, बट थर्ड रॉन्ग है। क्यों थर्ड रॉन्ग है? कि जो कॉमन कार्बन मेट्रिक की बात करते हैं वो किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? तो ये और डब्ल्यू के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है, किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? यूएनईपी के द्वारा ये सपोर्ट किया जाता है। क्लियर है? चलो, एक्सप्लेनेशन की बात करें कि यहाँ पे देखते हैं कि यूएनईपी की बात करें तो यूएनईपी क्या इंटरनेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी है, जो बेसिकली एस्टेब्लिश किया था ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा को एस्टेब्लिश करता है और प्रमोट करता है किस चीज़ को? द एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को। इसकी बात करें तो यूएनईपी का जो एस्टेब्लिश कब हुआ था? वो 1972 में हुआ था, और फॉलोइंग यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट। हेडक्वार्टर इसका क्या है? नैरोबी केन्या में है। मेंबर्स 193 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया है। ठीक है। इन्वायरमेंटल एनवायरमेंट फंड इज द यूएनईपी कोर फंड है। ठीक है। कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्ट किया था यूएनईपी के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। हैज बीन डेवलप्ड फॉर असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ अ बिल्डिंग ऑपरेशंस ऑफ द मेजर। बात करें यहाँ कि मेजर मेजर ग्लोबल मल्टीपल जो एग्रीमेंट्स है अंडर यूएनईपी के, तो फर्स्ट बात करें यहाँ पे साइट्स की बात करें तो साइट्स बेसिकली क्या है? ये कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, 1973 में। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज को क्या करना है कि इंटरनेशनल ट्रेड को उसको ब्रेक मतलब वो कंट्रोल करने के लिए साइट्स बनाया गया था। सेकेंड है आपका सीएमएस और बोन कन्वेंशन 1979 में। इसमें बेसिकली क्या होता है? जो माइग्रेटरी स्पीसीज है और वाइल्ड एनिमल्स को उनको क्या करते हैं? उसको कंजर्व करना है। थर्ड की बात करें यहाँ पे तो वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन क्या था? बेसिकली ओजोन लेयर्स को के प्रोटेक्शन से रिलेटेड 1985 में। उसके बाद वेसल कन्वेंशन की बात करें तो 1989 में बेसिकली जो हजार्डस वेस्ट हैं उसको और उसका डिस्पोजल उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। फिर फिफ्थ बात करें तो यहाँ पे क्या? कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में। फिर रोटरडेम की बात करें यहाँ पे तो 1998 में रोटर बेसिकली हजार्डस केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल उसके ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो 2001 में ऑर्गेनिक जो बेसिकली पीओपी है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स उसको कंट्रोल करने के लिए। फिर मिनेमाटा कन्वेंशन जो का 2013 में आया था। ठीक है, जो बेसिकली मर्क्यूरी को कंट्रोल करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट 2011-20 रिपोर्ट, ग्लोबल एनुअल ऑफ द डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 23-27 ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच एंड स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट रिलीज बाय डब्ल्यूएमओ। ये रिपोर्ट्स आपके ग्लोबल क्लाइमेट 2021 से 20, ग्लोबल एनुअल और टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 2023 से 27, ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच और स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स, ये चार रिपोर्ट्स हैं किसके द्वारा? डब्ल्यूएमओ के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। इसमें जब बताना है कि करेक्ट कौन सा नहीं है। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट और इमिशन गैप रिपोर्ट 2023 को रिलीज किया गया था यूएनएपी के द्वारा। वो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक और ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट ये रिलीज किया गया था यूएनएपी के द्वारा। तो इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल थ्री करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे डी। ये जो रिपोर्ट्स हैं जैसे ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक और ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट यूएनईपी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट और इमिशन गैप रिपोर्ट जो है यूएनईपी के द्वारा किया जाता है, और ये जो चार रिपोर्ट्स हैं डब्ल्यूएमओ के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख लो कि यूएनईपी के कौन कौन से रिलीज किया है, तो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट। अदर रिपोर्ट्स में बात करें इन्वायरमेंट ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट। डब्ल्यूएमओ की बात करें यहाँ पे तो डेवलपमेंट द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 22 ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। ठीक है,
स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस और अदर रिपोर्ट्स के ग्लोबल क्लाइमेट 11 से 20, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज, ग्लोबल एटमॉस्फेयर एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट एंड एनुअल सॉरी ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट, ये सारे रिपोर्ट्स डब्ल्यूएमओ के द्वारा रिलीज किए गए हैं। अदर टर्म्स की बात करें यहाँ पे तो इंडिया, अदर टर्म्स की बात करें, न्यूज की बात करते हैं, इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड के इसके द्वारा नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है। इवन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल जो चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें बात करें तो रमजान अल मुबारक और नाइगर एफ्रेदाई आर द यूएन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियंस फॉर द COP28 एंड COP29 की बात करें यहाँ पे। और फिर यहाँ पे एक द एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, शॉर्ट लिव्ड। हैलोजेंस के बारे में बात किया गया है, डिकार्बोनाइजेशन के बारे में बात करें यहाँ पे। कपल मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात किया गया है। ठीक है, मिथाइल मिथाइलो माइक्रोबी माइक्रोबियम ब्रियाटेंस के बारे में बात किया है। फ्रेमवर्क फॉर द क्लाइमेट रिसिलेंस एंड लो कार्बन हेल्थ सिस्टम, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, ये सारे कीवर्ड्स हैं आपके जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले, तो प्लीज इनको एक बार आप लोग देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा था आपका PT365 का ये और टॉपिक का एक MCQ था। मिलते हैं जल्द, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। यदि लगता है वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।